फिल्म जादूगर में जादू के साथ ही खेल के जुनून को भी पेश किया गया है और यह खेल कोई इंटरनेशनल लेवल का नहीं है बल्कि गली मोहल्ले के स्तर का है और फोकस फुटबॉल के साथ ही असल जिंदगी से जुड़ी कई सच्चाइयों पर भी है। ऐसी सच्चाई जो आपकी और हमारी भी हो सकती है। फिल्म जादूगर में पंचायत के सचिव जी का किरदार निभाने वाले जितेंद्र कुमार एक बार फिर छोटे शहर की कहानी में नजर आए हैं और अपनी एक्टिंग की छाप छोड़ने में कामयाब भी रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि आखिर जादूगर फिल्म की स्टोरी क्या है और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। फिल्म की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश में स्थित नीमच से, जहां पर एक पत्रकार हमको बताता है कि नीमच में फुटबॉल को बहुत पसंद किया जाता है। सेंट्रल जोन से किसी भी क्षेत्र से अगर भारत के लिए सबसे ज्यादा फुटबॉलर निकलते हैं तो वो निकलते हैं नीमच से। और यही के कुछ लोगों का मानना ये भी है कि वर्ल्ड चैंपियन मैराडोना के पूर्वज भी यहीं पर निवास किया करते थे। और नीमच और फुटबॉल की ये लव स्टोरी 1951 के एशियन गेम से शुरू हुई थी, जहाँ नीमच के श्रीकांत धावोलकर ने इंडिया को फाइनल में एक ऐसी पेनाल्टी किक मारकर जिताया था कि लोग उस पेनाल्टी किक को आज भी याद रखते हैं। और उन्हीं की याद में नीमच में आज भी हर साल एक इंटर कॉलोनी टूर्नामेंट किया जाता है जिसमें कि सिर्फ कॉलोनी के लोग ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं मीनू नाम के एक आदमी को जो कि एक जादूगर की बुक पढ़ रहा होता है और उसे कुल्फी खाना बहुत ज्यादा पसंद है। और फिर थोड़ी देर के बाद उसके पास उसकी गर्लफ्रेंड इच्छा आती है और मीनू और इच्छा एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं। मीनू इच्छा को अपने आज रात के मैजिक शो में ले जाना चाहता है लेकिन इच्छा उससे मना कर देती है। इच्छा कहती है कि उसे कुछ काम है तो मीनू उससे कहता है कि जब वो उसके साथ होती है तो उसका प्यार उसके साथ होता है और मैजिक भी बड़े ही आसान तरीके से हो जाता है, क्योंकि बुक में भी लिखा है जिसके साथ प्यार होता है उसके साथ मैजिक होता है। ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से कुछ बच्चे गलती से मीनू के सर पर फुटबॉल दे मारते हैं और फुटबॉल को पढ़ने के बाद मीनू को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में उन बच्चों के पास जाता है और उनसे कहता है कि फुटबॉल किस तरह से खेला जाता है आज वो उन्हें बताएगा। वो इन बच्चों से कहता है कि वो इस फुटबॉल को गोल के कॉर्नर में मारेगा और ये बात सुनने के बाद बच्चे डर जाते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने गलत आदमी से पंगा ले लिया है। उन्हें तो ये भी लगता है कि मीनू स्टेट या फिर नेशनल प्लेयर है और जैसे ही मीनू फुटबॉल में लात मारता है तो फुटबॉल तो जमीन पर ही रहती है लेकिन उसकी उड़ती हुई चप्पल एक आदमी को जाकर लग जाती है। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि मीनू को फुटबॉल बिल्कुल भी नहीं आती है, उसे सिर्फ एक ही चीज आती है और वो है जादू करना। जादू करने के अलावा मीनू को कुछ नहीं आता है। इसके बाद कहानी पहुंच जाती है मीनू के बचपन में, जहाँ पर हमें पता चलता है कि मीनू को कुल्फी खाने का बहुत ज्यादा शौक था। उसे दिन रात कुल्फी चाहिए थी, यहाँ तक कि कुल्फी खाते वक्त भी उसे सिर्फ कुल्फी ही चाहिए रहती थी। इसलिए उसने तो अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया था कि बड़ा होकर वो एक कुल्फी वाला बनेगा। लेकिन उसकी माँ ने उसे बहुत डांटा और फिर एक दिन मीनू जब अपनी फैमिली के साथ शादी में गया था तो उसे अपने जीवन का दूसरा लक्ष्य दिखाई दिया और वो था शेरवानी पहना हुआ दूल्हा। इसलिए डायरी में कुल्फी वाले को काट कर उसने ऐड कर दिया दूल्हा। लेकिन इस बार उसके पापा ने काम बिगाड़ दिया क्योंकि उन्होंने दूल्हे को काट कर वहाँ पर लिख दिया था फुटबॉलर। मीनू के पिता चाहते थे कि मीनू एक बहुत बड़ा फुटबॉलर बने, बिल्कुल उनकी तरह। लेकिन मीनू फुटबॉल खेलने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं था और ना ही अब है। मीनू के पिता उनकी टीम के एक बहुत ही जाने माने खिलाड़ी थे। वो उनकी टीम के एक गोलकीपर थे जो कि बहुत ही अच्छा खेला करते थे। इतना अच्छा खेलने के बाद भी आज तक उन्होंने धावोलकर कप को नहीं जीत पाए थे और ये उनका एक लौता सपना था। बेस्ट प्लेयर के तो कई अवार्ड उनके नाम थे लेकिन धावोलकर कप नहीं था और यही अधूरा सपना उनका अधूरा ही रह गया क्योंकि उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया था फुटबॉल से भी और अपनी जिंदगी से भी। जब ग्वालियर से मीनू के फादर फुटबॉल खेलकर वापस आ रहे थे तो एक कार एक्सीडेंट में उसके माता पिता चल बसे और मीनू के हिसाब से मीनू के माता पिता की मृत्यु का सिर्फ एक ही कारण है और वो है फुटबॉल। और तभी से मीनू को फुटबॉल से नफरत हो गई। अब कुछ दिन गुजरते हैं और मीनू पहुंच जाता है छाबड़ा जी के मैजिक शो में। जादूगर यहाँ पर मीनू को जादू से एक कुल्फी देता है और ये देखकर मीनू अपने जीवन का लक्ष्य बना लेता है कि आगे चलकर उसे जादूगर ही बनना है। अब सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पर धावोलकर कप का पहला मैच होना था बैंक कॉलोनी यूनाइटेड और आदर्श नगर की बीच, जिन्हें पैंथर भी कहा जाता है। और आदर्श नगर की टीम ही मीनू की टीम थी जो कि एक पूरी तरह से अंडरडॉग टीम है और उन्होंने कई सालों से इस टूर्नामेंट में एक मैच तक नहीं जीता है। मैच तो छोड़ो, उन्होंने कई सालों से अपने ओपोनेंट्स पर एक गोल तक नहीं किया है। यहीं पर हम देखते हैं प्रदीप जी को जो कि आदर्श नगर कॉलोनी के कोच है और मीनू के सगे चाचा भी है। यहाँ पर हमें प्रदीप जी के बारे में कुछ बातें बताई जाती है। फ्लैशबैक के सीन में वो बताया जाता कि मीनू के फादर एक जाबाज खिलाड़ी नहीं थे बल्कि उनके भाई प्रदीप भी एक बहुत ही अच्छे खिलाड़ी थे। उनके जाने के बाद मीनू को उन्होंने ही संभाला और पूरी जिम्मेदारियां उनके ऊपर आ गई। मीनू के फादर के जाने के बाद मीनू के फादर की नौकरी, मीनू और उनके सारे सपने उनके कंधे पर आ चुके थे और उनका सिर्फ अब एक ही सपना है कि वो अपने भाई का सपना पूरा कर सके और धावोलकर कप को जीत कर ला सके। लेकिन उनकी एक ऐसी अंडरडॉग टीम है जो कि फुटबॉल को फुटबॉल की तरह खेलते ही नहीं है। आपको पता है कछुआ और खरगोश की रेस में खरगोश ही क्यों हारा था?
खरगोश इसलिए आ रहा था क्योंकि आदर्श नगर कॉलोनी ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। मैच के दौरान मीनू का दोस्त लल्ली मीनू को बताता है कि उसकी गर्लफ्रेंड इच्छा की शादी होने वाली है, क्योंकि उसने उनके घर वालों के साथ लड़के वालों को मंदिर जाते हुए देखा था। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि लड़के के माथे पर तिलक लगा हुआ था और आज ही दोनों परिवार जोधपुर जाने वाली ट्रेन से जोधपुर जाने वाले हैं। यहाँ पर मीनू को लाली की बात सही लगती है, क्योंकि इच्छा का मोबाइल 3 दिनों से स्विच ऑफ आ रहा है और एक हफ्ते से तो वो मिली भी नहीं है। इसलिए मीनू को ऐसा लगने लगता है कि शायद लाली सही बोल रहा है। अब कैसे भी करके मीनू को तो स्टेशन जाना था, लेकिन मैच के दौरान वो नहीं जा सकता था। हालांकि मीनू एक सब्स्टिट्यूट है, लेकिन उसके चाचा उसे नहीं जाने देंगे। यहाँ पर मीनू के चाचा प्रदीप जी जब भी मैच शुरू होता है तो वो एक टांग पर खड़े हो जाते हैं और जब तक मैच खत्म नहीं हो जाता तब तक वो एक टांग पर ही खड़े रहते हैं, इस उम्मीद में कि शायद उनकी टीम जीत जाए। लेकिन मैच खत्म होने के बाद सिर्फ उन्हें एक ही चीज मिलती है और वो है एक पैर में दर्द। और मीनू रेफरी के पास दौड़ते हुए जाता है और पानी देकर आता है और चुपचाप उनके जेब से एक येलो कार्ड चुरा लेता है। और मैच का हाल तो वही होना था जो कि सालों से होता आ रहा है। प्रॉब्लम तो ये थी कि मीनू क्या टाइम से स्टेशन पहुंच पाएगा। पैंथर टीम में एक खिलाड़ी ऐसा था जिसका नाम था गंगवाल, जिसके सामने अगर आपने जोर से चिल्ला दिया तो वो फुटबॉल को वहीं पर छोड़ देगा और सामने वाला आदमी फुटबॉल को आसानी से ले जा लेगा, यानी कि वो बहुत डरपोक था। उन्हीं की टीम में एक लड़की भी थी जिसका नाम था दीपा। दीपा की शादी हो चुकी है, उसके 2 बच्चे भी है, उसके पति ने उसे परमिशन भी दे दी है फुटबॉल खेलने की और वो बहुत ही अच्छा फुटबॉल खेलती है। कुछ ही लोग हैं टीम में जो कि अच्छा फुटबॉल खेलते हैं, उनमें दीपा भी शामिल है। और उनकी टीम का गोलकीपर है हेमंत। हेमंत एक ऐसा गोलकीपर है जिसके दाहिने तरफ से तुम गोल कर ही नहीं सकते, लेकिन बाएं तरफ से अगर फुटबॉल कछुए की चाल से भी जा रही हो तो हेमंत कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका बायना हाथ कमजोर है और वो कम ही काम करता है। और उन्हीं में से एक था लल्ली, जिसे की हीरोगिरी करना पसंद है। यहाँ मीनू बार बार टाइम देखा जा रहा था, क्योंकि उसे तो किसी भी करके रेलवे स्टेशन पहुंचना था, इसलिए वो एक कार्ड निकाल कर एक फुटबॉलर के गर्दन पे दे मारता है, जिससे कि उनके बीच में एक जोरदार झड़प हो जाती है। और इसी का फायदा उठाकर मीनू पहुंच जाता है रेलवे स्टेशन। मीनू जैसे ही पहुंचता है वो इच्छा से कहता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है और वो सिर्फ उसी से शादी करेगा, इसलिए वो उसे धोखा नहीं दे सकती। वो कहता है कि मुझसे ज्यादा प्यार करने वाला उसे कोई भी नहीं मिलेगा। तो इच्छा उसे बताती है कि वो कोई शादी वादी करने के लिए नहीं जा रही है, बल्कि उसका तो एग्जाम है और वो तो एग्जाम देने के लिए जा रही है। तो मीनू उससे कहता है कि तुमने मुझे इस एग्जाम के बारे में बताया क्यों नहीं। तो इच्छा उससे कहती है कि मैंने तुम्हें कई बार बताने की कोशिश की है, लेकिन तुम तो हमेशा मेरे सामने जादूगिरी ही किया करते थे और मेरी बात सुनते ही नहीं थे। इच्छा उससे कहती है कि वो जोधपुर एग्जाम देने के लिए जा रही है, ना कि शादी करने, और उनकी फैमिली वाले वहाँ का घंटा घर देखने के लिए जा रहे हैं। और जब दोनों ट्रेन के बाहर आते हैं तो इच्छा को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती कि उसकी फैमिली के सामने कोई ये सब कहे। साथ में वो उससे कहती है कि उसे उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। तुम्हें तो ये भी नहीं मालूम होगा कि वो एग्जाम किस चीज का देने के लिए जा रही है। ये सब तो छोड़ो, क्या तुम्हें ये मालूम है कि मैं बनना क्या चाहती हूँ? इन सारे सवालों का मीनू के पास कोई भी जवाब नहीं था और यहीं पर उन दोनों का ब्रेकअप हो जाता है। अब कहानी पहुंच जाती है 8 महीने बाद, जहाँ पर चावला जी का एक और मैजिक शो हो रहा होता है। और उस मैजिक शो में जहाँ पर जादूगर एक लड़की को अपने जादू से बेहोश कर देते हैं और इस मैजिक शो को हमारा मीनू भी देख रहा होता है। दरअसल मीनू चावला जी का शिष्य है, उन्हीं से उसने मैजिक सीखा है और अब वो उन्हीं की तरह बनना भी चाहता है। यहाँ पर मीनू अपने गुरुजी को ब्रेकअप वाली बात बताता है। वो उनसे कहता है कि जब से उसकी लाइफ से प्यार गया है तब से वो मैजिक ठीक ढंग से कर ही नहीं पा रहा है और मैजिक भी ठीक ढंग से हो ही नहीं पा रहा है, क्योंकि आपने ही कहा था कि मैजिक में प्यार का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। तो यहाँ पर गुरुजी मीनू से कहते हैं कि लाइफ बहुत बड़ी है, इसलिए आगे कुछ भी हो सकता है और उसे कोई भी मिल सकता है। आगे हम देखते हैं कि हमारे गोलकीपर हेमंत की शादी हो रही थी और यहीं पर मीनू सभी को मैजिक शो दिखा रहा होता है। यहाँ पर मैजिक शो के दौरान उसकी नजर पड़ती है दिशा नाम की लड़की पर और उसे देखकर उसके चारों खाने चित हो जाते हैं, क्योंकि उसे एक बार फिर से प्यार हो चुका था। लाली मीनू को बताता है कि उसका नाम दिशा है और वो हेमंत की घरवाली की फ्रेंड है और वो यहीं पर रहने के लिए आई है और वो एक डॉक्टर भी है। यहाँ पर मीनू उससे कहता है कि पहले उसे जीने की इच्छा थी, लेकिन अब उसे जीने की दिशा मिल चुकी है, इसलिए अगले ही दिन मीनू दिशा के हॉस्पिटल पहुंच जाता है और वहां पर कमर दर्द के बहाने कुर्सी पर बैठ जाता है। वो उससे कहता है कि कल रात से कमर में दर्द है, लेकिन जब वो आजू बाजू देख रहा है तो उसे पता चलता है कि दिशा तो आंखों की डॉक्टर है, इसलिए बात पलटकर उससे कहता है कि रात को उसे ठीक ढंग से नहीं दिखाई दे रहा था, इसलिए वो फर्श पर ही सो गया और रात से ही उसे कमर दर्द भी होने लगा है। साथ ही दिशा के साथ फ्लर्टिंग करते हुए वो उससे कहता है कि कल रात को उसने एक ऐसा चेहरा देखा है कि उस चेहरे के अलावा उसे कोई भी दूसरा चेहरा नहीं दिखाई दे रहा है। तो दिशा मीनू के आंखों पर लेंस लगाकर उसे कुछ अक्षर पढ़ने को कहती है और मीनू जब उन अक्षरों को पढ़ता है तो वो उन अक्षर को मिलाकर आई लव यू कहता है। दिशा समझ जाती है कि ये किस टाइप का बंदा है, तो
तो वो उससे कहती है कि अरे इसका इलाज तो मुझे पता है, क्योंकि कुछ दिन पहले ऐसा ही बंदा आया था जिसको एक ही चेहरा दिख रहा था और उसका इलाज करने के बाद वो बिल्कुल ठीक हो गया। तो दिशा उसकी आंखों पर कुछ क्लिप्स लगा देती है और उससे कहती है कि कुछ दिन पहले जो बंदा उसके पास इलाज करवाने के लिए आया था और वो ठीक नहीं हो रहा था, इसलिए उसकी आंख फोड़नी पड़ी, जिससे कि अब उसे एक ही चेहरा नहीं दिखता है। यहाँ पर ये बात सुनने के बाद मीनू की आंखें फटी की फटी रह जाती है और वो पूरी तरह से डर जाता है और घबराते हुए कहता है कि अब उसे सब कुछ दिखने लगा है। लेकिन दिशा उससे कहती है कि जिस बंदे का उसने इलाज किया था वो भी यही बात कह रहा था। तो मीनू यहाँ पर बहुत ज्यादा घबरा कर दिशा को दीदी दीदी कहने लगता है और यहाँ पर दिशा मीनू से कहती है कि आज के बाद अगर वो यहाँ पर दिखाई दिया तो वो उसकी आंखें सही में फोड़ डालेगी। तो मीनू उससे कहता है कि एक बार आंख खोल के तो देखो, वो ऐसा भागेगा कि उसे जिंदगी में कभी नहीं दिखाई देगा। और जैसे ही जब दिशा उसकी आंखें खोलती है तो वो तुरंत ही भाग निकलता है। आगे हम देखते हैं दाभोलकर कप के चेयरमैन अविनाश जी को, जो कि प्रदीप जी से कहते हैं कि नीमच के अगले दाभोलकर कप टूर्नामेंट में उनकी टीम शामिल नहीं होगी, क्योंकि उनकी टीम के प्लेयर्स का बिहेवियर बहुत ज्यादा खराब है और प्रदर्शन तो उससे भी ज्यादा खराब है। ये बात सुनने के बाद प्रदीप जी को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वो उनसे कहते हैं अपनी लाइफ में उसका एक भी सपना नहीं था, अब उसका सिर्फ एक ही सपना है कि वो अपने भाई का सपना पूरा कर सके, वो दाभोलकर कप को जीत सके। वो उससे कहता है कि उसने मेरे लिए जो भी किया है उसकी पेमेंट वो कभी भी भरपाई नहीं कर पाएगा, लेकिन उसका सपना वो जरूर पूरा करना चाहता है। ये बात सुनने के बाद अविनाश जी उसकी बात मान जाते हैं और उससे कहते हैं कि 12 तारीख को 12 बजे पूरे 12 खिलाड़ी होने चाहिए और अगर एक भी कम मिला तो वो उनकी टीम को शामिल नहीं होने देंगे। तो प्रदीप जी भी उनकी बात को मानकर खुश हो जाते हैं। अब उसी रात हम देखते हैं मीनू और लाली को, जो कि टपरी पर चाय पी रहे होते हैं। थोड़ी देर के बाद लाली यहाँ से चला जाता है जिम करने के लिए और फिर थोड़ी देर के बाद वहां से निकलती है दिशा। दिशा यहाँ पर जब मीनू को देखती है तो वो उससे कहती है कि क्या वो उसका पीछा कर रहा है। तो मीनू अपनी आंखें छिपाते हुए कहता है कि वो यहाँ पर चाय पीने के लिए आया था, चाहे तो वो किसी की भी कसम खपवा ले, वो अपने आदर्श नगर में किसी की भी कसम खा सकता है। तो यहाँ पर दिशा उससे कहती है कि क्या ये रेलवे कॉलोनी नहीं है। तो मीनू से कहता है कि ये रेलवे कॉलोनी नहीं बल्कि आदर्श कॉलोनी है जहाँ पर वो रहता है, जबकि दिशा को रेलवे कॉलोनी जाना था। इसके बावजूद दिशा उसकी हेल्प नहीं लेती है, रिक्शा वालों के पास जाती है, लेकिन मीनू उनसे कहता है कि आज रिक्शा वालों की स्ट्राइक है, इसलिए उसे तो पैदल ही जाना होगा। दिशा तो पैदल भी चली जाती, लेकिन उसे तो रास्ता भी नहीं मालूम था, मोबाइल भी स्विच ऑफ हो चुका था। थोड़ी दूर पैदल चलने के बाद उसे एहसास होता है कि वो तो वापस उसी जगह पर आ चुकी है और जब वो वापस देखती है तो मीनू भी उसे नहीं दिखाई देता है। वो थोड़ी सी घबरा जाती है और फिर थोड़ी देर के बाद मीनू पीछे से आवाज देता है। फिर वो अपने साइकिल की घंटी के सहारे उसे रास्ता दिखाते हुए आगे जाता है। आगे जाने के बाद कुछ लड़के बाइक से आ रहे होते हैं। उन लड़कों को आता हुआ देखकर मीनू दिशा के साथ हो जाता है ताकि उन लड़कों को ये ना लगे कि ये दोनों साथ में नहीं है। और जैसे ही वो लोग चले जाते हैं तो मीनू चुपचाप पीछे हो जाता है और ये चीज देखकर दिशा समझ जाती है कि मीनू खराब इंसान नहीं है बल्कि अच्छा है। अब दिशा रेलवे कॉलोनी मतलब की डेस्टिनेशन पर पहुंच चुकी थी। यहाँ पर वो मीनू से कहती है कि वो थैंक यू फ्रेंड्स फॉरएवर टाइप की ये सारे शब्द नहीं बोलने वाली, क्योंकि उसने कल जो हरकत की थी वो बहुत ही खराब की थी। मीनू से कहता है कि अपने आंगन में जाकर गुम मत हो जाना, वरना उसकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। दिशा उसे कहती है कि औकात में रहकर बात करे, कल तो वो दीदी कह रहा था। तो मीनू कहता है कि बोला तो उसने आई लव यू भी था, वो तो याद नहीं है तुम्हें। जाते जाते दिशा मीनू से उसका नाम पूछती है तो मीनू से कहता है मैं मीनू, रातों की नींदें छीनू। और जाते हुए दिशा से कहता है कि कभी मिलता हूँ सड़कों या फिर सपनों पे, और इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि प्रदीप जी अपनी टीम को इकट्ठा करने में लग चुके थे, क्योंकि उन्हें तो 12 लोग चाहिए थे और अगर 12 लोग नहीं हो पाए तो उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा और इस बार वो कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। अब आगे हम देखते हैं कि मीनू ने हेमंत के द्वारा दिशा से फ्रेंडशिप कर ली थी। दोनों आपस में कई सारा टाइम स्पेंड करने लगे थे। वहीं दूसरी तरफ प्रदीप जी अपनी टीम को इकट्ठे करने में ही लगे थे। कई सारे लोग इनकार कर देते हैं टीम में आने से और कई सारे लोग मान भी जाते हैं, क्योंकि वो लोग चाहते थे कि वो फुटबॉल खेले। और एक दिन प्रदीप जी देखते हैं कि एक लड़का जो कि वहाँ की साफ सफाई कर रहा होता है वो काफी अच्छा फुटबॉल भी खेल रहा होता है, लेकिन वहाँ के लोग उसे फुटबॉल नहीं खिलाते हैं। इसलिए प्रदीप जी उसे फॉलो करते हैं और उन्हें पता चलता है कि वो तो एक झोपड़पट्टी में अपनी बहन के साथ रहता है, जिसकी आर्थिक स्थिति काफी ज्यादा खराब है। यहाँ प्रदीप जी टीम को इकट्ठा करने में लगे हुए थे। वहीं दूसरी तरफ मीनू दिशा के प्यार में पड़ चुका था और शायद दिशा भी उससे प्यार करने लगी थी। दोनों साथ में काफी सारा टाइम स्पेंड करते हैं और एक दिन मीनू उसे एक मैजिक शो के लिए इनवाइट करता है। दरअसल वो मैजिक शो उसी का होने वाला था। यहाँ पर जब मीनू अपना मैजिक शो दिखाता है तो दिशा वो देखने के लिए नहीं आती है, इसलिए उसी रात मीनू दिशा के पास मैसेज करता है और उसे बालकनी में आने के लिए कहता है। और जब ये मैसेज दिशा पढ़ती है तो वो तुरंत ही बालकनी पे आती है और मीनू ने उसके पास एक रिकॉर्डिंग भी भेजी थी। और जैसे ही वो रिकॉर्डिंग चालू करती है तो मीनू उससे कहता है
कि आज वो उसका मैजिक शो देखने के लिए नहीं आए, इसलिए उसने ये सोचा कि वो पूरे मैजिक शो को यहीं पर लेकर आ जाए। इसलिए मीनू यहाँ पर उसे बहुत ही अच्छे मैजिक शो दिखाता है और अपने प्यार का इजहार भी कर देता है। साथ में मीनू दिशा से कहता है कि उसे सिर्फ एक वर्ड में आंसर चाहिए, या तो हाँ या फिर यस। लेकिन यहाँ पर दिशा उससे कहती है डिवोर्स। इसके बाद दिशा उसे अपनी एक स्टोरी सुनाती है। वो कहती है कि उसकी 2 साल पहले शादी हो चुकी थी। वो मीनू को बताती है कि 2 साल पहले उसकी चिराग ठाकुर नाम के एक डॉक्टर से शादी हुई थी। दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन उनकी फैमिली प्रॉब्लम की वजह से उन्हें बेंगलोर में शिफ्ट होना पड़ा। लेकिन यहाँ पर उन दोनों ने फैसला किया कि वो अपनी फैमिली वाले से बात नहीं करेंगे। यहाँ पर दिशा ने तो अपनी फैमिली वालों को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया था, लेकिन चिराग अपनी फैमिली वालों को इग्नोर नहीं कर पाया और उनसे बात करता रहा। कुछ दिनों के बाद चिराग की फैमिली वाले उसके घर आ जाते हैं और उसे अपने साथ ले जा लेते हैं। लेकिन अब दिशा अकेली पड़ चुकी थी, इसलिए वो भी अपने घर चली जाती है। घर पहुंचने के बाद उसे पता चलता है कि उसकी माँ का देहांत हो चुका है और ये बात उसे किसी ने भी नहीं बताई थी। और ये बात सुनने के बाद दिशा को एक बहुत बड़ा झटका लगा था और उसी झटके के कारण उसके पिता आज भी उससे बात नहीं करते हैं। उनका रिश्ता सिर्फ एक मकान मालिक और किराएदार जितना हो गया था। तो मीनू दिशा से कहता है कि वो उसके पिता से बात करेगा, चाहे जो भी हो जाए वो उसके पिता से जरूर बात करेगा। अब टीम पैंथर्स के सभी लोग ग्राउंड में इकट्ठे हो रहे होते हैं। अभी भी कुछ खिलाड़ियों की कमी थी, इसलिए प्रदीप जी मीनू को अपने साथ चलने के लिए कहते हैं। लेकिन मीनू उनसे चिल्लाते हुए कहता है कि वो नहीं जा सकता, क्योंकि वो इन सब चीजों को नहीं मानता है। फुटबॉल ने उसके माता पिता को छीना था, अब वो फुटबॉल के नजदीक नहीं जा सकता। यहाँ पर मीनू एक केबिन के पास खड़ा हुआ था। प्रदीप जी उससे कहते हैं कि उसको हाथ मत लगाओ, उसको हाथ लगाने से वो गंदा हो जाता है। लेकिन गुस्से में मीनू उस केबिन को ही तोड़ देता है और ये सब चीजें देखने के बाद प्रदीप जी मीनू को एक जोरदार थप्पड़ लगा देते हैं। यहाँ पर मीनू प्रदीप जी से कहता है कि पता है इतने सालों से वो क्यों नहीं जीते हैं, क्योंकि आज तक वो बदल ही नहीं पाए हैं और शायद उसे तो ये भी लगता है कि वो इस टीम के लायक ही नहीं है। ये बात प्रदीप जी को बहुत ज्यादा बुरी लग जाती है, इसलिए वो रात को बहुत सारी शराब पी लेते हैं और एक बड़ी सी बिल्डिंग पर जाकर कूद जाते हैं। अगले दिन ये सारी खबर टीम के सभी लोगों को पता चल जाती है। मीनू दौड़ता हुआ हॉस्पिटल आता है और अंदर जाने पर उन्हें पता चलता है कि उनकी एक टांग फ्रैक्चर हो चुकी है और उनके कंधे छिल चुके हैं, क्योंकि वो सिर्फ एक मंजिल से ही कूदे थे। लेकिन बिल्डिंग से कूदने का एक फायदा तो जरूर हुआ था, क्योंकि उनकी पूरी की पूरी टीम इकट्ठी हो चुकी थी और 12 तारीख को 12 बजे 12 लोग रजिस्ट्रेशन के लिए इकट्ठे भी हो चुके थे। यहाँ पर मीनू प्रदीप जी से माफी भी मांगता है। वो उनसे कहता है कि अब वो उनके साथ रहेगा, ये टूर्नामेंट जब तक खत्म नहीं हो जाता है तब तक वो उनके पास ही रहेगा। लेकिन तभी दिशा का उसके पास कॉल आ जाता है और दिशा उससे कहती है कि तुमने कहा था कि वो अपने फादर से बात करेगा, इसलिए उसके फादर ने आज उसे बुलाया है। यहाँ पर मीनू से कहता है कि आज तो रजिस्ट्रेशन है, आज तो किसी भी हालत में वो नहीं आ सकता। तो दिशा उससे कहती है तो फिर प्यार बार की बात भूल जाए और यहीं पर सब कुछ खत्म कर दे। मीनू के अंदर दिशा की यही बातें चलती रहती है, इसलिए वो लाली से बाइक की चाबी मांगकर तुरंत ही दिशा के घर पहुंच जाता है। और जैसे ही वो दिशा के पिता को देखता है तो वो हैरान परेशान रह जाता है, क्योंकि खबर ही कुछ ऐसी थी, क्योंकि दिशा के पिता कोई और नहीं बल्कि मीनू के गुरुजी छाबड़ा जी हैं, जिन्होंने कि उसे जादू सिखाया है। यहाँ पर मीनू दिशा से कहता है कि तुमने मुझे कभी बताया क्यों नहीं कि उसके पिता जादूगर हैं। तो दिशा उससे कहती है कि उसने कई बार बताने की कोशिश की, लेकिन वो अपने जादू में इतना ज्यादा व्यस्त रहता है कि वो मेरी बात सुनता ही नहीं है। यहाँ टीम के सभी लोगों को ये बात पता चल चुकी थी कि मीनू गायब हो चुका है, इसलिए वो सभी लोग बारी बारी से मीनू को कॉल लगाने लगते हैं। लेकिन मीनू यहाँ पर उनका बार बार कॉल कट कर देता है। यहाँ पर गुरुजी मीनू से कहते हैं कि उस दिन प्यार व्यार वाली बात, ग्रीटिंग कार्ड वाली बात थी तुम्हारे लिए, लेकिन आज तो तुम सीधा शादी करने के लिए आ गए। तो मीनू उनसे कहता है कि इस बार उसे सच्चा वाला प्यार हुआ है। मीनू उनसे कहता है कि वो दिशा के लिए कुछ भी कर सकता है, चाहे तो आप जादू करवा के देख लीजिए, क्योंकि आपने ही कहा था कि जब कोई इंसान प्यार में पड़ता है तो उसका जादू कभी भी फेल नहीं हो सकता। गुरुजी उससे कहते हैं कि उसे एक नहीं बल्कि 2 जादू करने होंगे। पहला जादू की धाबोल का कप को वो जीते, या तो वो फाइनल में पहुंच जाए, इतना भी चलेगा। और ये बात सुनने के बाद मीनू के तोते उड़ जाते हैं, क्योंकि जो इंसान कभी फुटबॉल से इतनी नफरत किया करता था अब उसे फुटबॉल खेलना होगा, और खेलना तो दूर की बात उन्हें फाइनल तक पहुंचना भी होगा। इसके बावजूद मीनू उनकी इस शर्त को मान जाता है और दूसरा जादू वो उन्हें वक्त आने पर बताएंगे। यहाँ दूसरी तरफ अविनाश जी भी आ चुके थे। वो देखते हैं कि सिर्फ 11 लोग ही हैं और 11 लोग से तो काम नहीं चलने वाला, और ये तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, इसलिए वो उसी साफ सफाई वाले लड़के को शामिल कर लेते हैं जिसका नाम
जी होता है जो कि काफी अच्छा फुटबॉल भी खेलता है और अगले ही दिन से उनकी ट्रेनिंग भी शुरू हो जाती है, जिसमें कि मीनू भी शामिल होने के लिए आया था, लेकिन यहाँ पर प्रदीप जी उससे साफ मना कर देते हैं। वो उससे कहते हैं कि पहले टीम को उसकी जरूरत थी, लेकिन अब टीम को उसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है और अब टीम डिसाइड भी हो चुकी है, इसलिए उसका तो कोई भी नंबर नहीं है। मीनू उनसे कहता है कि आप कुछ भी करवा लीजिए, उसे बस टीम में शामिल होना है। तो यहाँ पर प्रदीप जी उससे कहते हैं कि उस गोल में एक गोल करो और टीम में शामिल हो जाए। ठीक है, अगर वो गोल नहीं भी कर पाता है तो गोल करने के बाद अगर गोल नहीं होता है तो ग्राउंड के 10 चक्कर लगा के वो फिर से गोल करे। यही नहीं, वो उसे एक मौका नहीं दे रहा है, बल्कि वो उसे अनगिनत मौका दे रहा है कि वो 10 बार चक्कर लगाकर एक बार गोल करे। लेकिन यहाँ पर मीनू हर बार गोल करने में असमर्थ होता है, इसलिए उसे पूरे ग्राउंड के 10 चक्कर लगाने पड़ते हैं और यहाँ पर वो पूरी तरह से बीमार भी हो जाता है। अब उसके पास कोई और चारा नहीं था, इसलिए वो सारे खिलाड़ियों के पास बारी बारी से जाता है और उनका नंबर कैंसिल करने के लिए कहता है। वो उनसे कहता है कि उनकी जगह पर मुझे खेलने दो, लेकिन उनमें से एक भी आदमी अपनी जगह उसको देने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। आगे हम देखते हैं कि प्रदीप जी ने रिजी का एक कच्चे घर में रहने का बंदोबस्त करवा दिया था। दरअसल रिजी का कॉलोनी में रहना जरूरी है, क्योंकि अगर वो कॉलोनी में नहीं रहा तो उसके खेलने पर प्रतिबंध लग सकता है और वो उनकी टीम में नहीं खेल सकता। इसलिए अब अगर उससे कोई भी पूछे कि वो कहाँ पर रहता है, तो उसे बताना है कि वो आदर्श नगर कॉलोनी में ही रहता है, क्योंकि अगर ये बात किसी को भी पता चल गई तो उसका यहाँ से रहना छिन जाएगा, क्योंकि ये एक इलीगल प्रॉपर्टी है। दावोलकर कप टूर्नामेंट शुरू होता है और पहला मैच होता है हमारे आदर्श नगर की टीम पैंथर का, लेकिन इस बार उनकी टीम का नाम पैंथर नहीं है, बल्कि उनके इस टीम का नाम है सिकंदर्स। और इसी मैच के दौरान उन्हें कुछ ऐसी चीज देखने को मिलती है जिन्हें देखने के लिए आंखें तरस गई थी, और वो है गोल। और इस गोल को करने के बाद दावोलकर कप में एक ऐसी उमंग सी छिड़ जाती है जिसे देखने के लिए लोगों की आंखें तरस गई थी, क्योंकि ये गोल सालों बाद हुआ था और गोल किया था रिजी ने। इस गोल को करने के बाद सिकंदर्स को ऐसा लग रहा था कि शायद उन्होंने फाइनल उठा लिया, क्योंकि खुशी कुछ ऐसी ही थी। अब आगे हम देखते हैं कि सिकंदर्स की टीम के खिलाड़ी जो हैं वो बीमार पड़ रहे हैं, क्योंकि कई दिनों से वो खेले ना तो प्रैक्टिस की, इसलिए से वो बीमार पड़ रहे हैं। उन्हें एक डॉक्टर की भी जरूरत थी, इसलिए यहाँ पर मीनू जाता है सीधा दिशा के पास और उससे कहता है कि हमारी टीम में लोग बीमार पड़ रहे हैं, उन्हें एक डॉक्टर की जरूरत है, इसलिए वो तुम्हें लेने के लिए आया है। लेकिन यहाँ पर दिशा साफ मना कर देती है, लेकिन बाद में वो उससे कहती है कि वो इसलिए नहीं जा रही कि वो उससे प्यार करती है, वो उसके साथ इसलिए चल रही है क्योंकि वो उसकी मदद करना चाहती है। अब अगले दिन से प्रैक्टिस शुरू हो जाती है। दिशा डॉक्टर भी उनके साथ थी और उसका फर्क भी पूरा का पूरा मैच में दिखता है, क्योंकि जब वो मैच खेलते हैं तो कई सारे मैच जीतना शुरू कर देते हैं और काफी अच्छा प्रदर्शन भी करने लगते हैं। अभी भी एक प्रॉब्लम थी जो कि दिशा और मीनू को ही ठीक करनी थी, और वो प्रॉब्लम थी हेमंत का हाथ, जो कि उसका बायना हाथ काम नहीं करता था, इसलिए वो उसके पास जाते हैं और उससे कुछ एक्सरसाइज करवाते हैं और उसका फर्क भी अगले ही दिन दिखता है और वो अपने बाई हाथ से जब एक गोल को रोकता है तो यहाँ की टीम के प्लेयर के अंदर जोश उमड़ जाता है और वो इस मैच को भी जीत जाते हैं। अब आगे होता है एक नॉकआउट मुकाबला। सामने थी एक पक्की टीम, लेकिन यहाँ पर अविनाश जी स्टेज पर आते हैं और माइक पर कहते हैं कि जो मैच खेला जा रहा है उनमें से एक खिलाड़ी ऐसा है जो कि कॉलोनी का नहीं है, बल्कि अलग गांव या फिर अलग शहर का है। यहाँ पर सभी को ऐसा लग रहा था कि ये खिलाड़ी रिजी है, बल्कि ये टीम सामने वाली टीम का एक खिलाड़ी था जो कि रतलाम से था, इसलिए उस टीम को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है और सिकंदर्स पहुंच जाते हैं सेमीफाइनल में। इस बात की खुशी ज्यादा नहीं थी, क्योंकि प्रदीप जी को जब पता चला है कि मीनू ने अपनी टीम के लिए इस मैजिक शो को बीच में ही छोड़ दिया है, तो वो तुरंत ही मीनू के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि उसने अपना मैजिक शो बीच में ही क्यों छोड़ दिया है। तो मीनू उनसे कहता है कि उसे इस मैजिक शो के लिए 15 लोगों की जरूरत पड़ने वाली है। तो प्रदीप जी उससे कहते हैं कि 15 का तो नहीं पता, लेकिन वो 12 लोगों की गारंटी दे सकता है और वो 12 यहीं पर है। तब वो मैजिक शो की भी प्रैक्टिस करने लगते हैं और फिर अगले ही दिन उनका सेमीफाइनल का भी मैच था, जहां पर वो ताबड़तोड़ मुकाबला करते हैं और ये मुकाबला भी वो बड़े आसान तरीके से जीत जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वो पहुंच गए हैं फाइनल में। यहाँ पर सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे। दर्शकों को ऐसा लग रहा था कि सिकंदर्स इस जीत का बहुत बड़ा जश्न मनाने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर ग्राउंड तुरंत ही खाली हो गया था, क्योंकि उन्हें अपने मीनू की मैजिक शो में जाना था और परफॉर्म करना था। यहाँ पर उसने अपने गुरुजी और दिशा की सीट को आजू बाजू में बिठाला था। यहाँ पर थोड़ी देर के बाद जब मीनू अपने मैजिक शो को दिखाता है और बाद में वो उनसे कहता है कि वो उन्हें एक ऐसी स्टोरी सुनाने वाला है जो कि उसकी गुरु की थी, और वो स्टोरी किसी और की नहीं बल्कि उसी के गुरुजी छाबड़ा जी की थी। वो सभी को एक इमोशनल स्टोरी सुनाता है जिसमें कि छाबड़ा, उसकी बेटी और उसकी पत्नी थी,
उसकी पत्नी के जाने के बाद जो असर उसकी बेटी पर पड़ा वो ये स्टोरी को बताता है और उन्हें रियलाइज करवाता है। इस स्टोरी सुनने के बाद उन्हें पता चल चुका था कि उनका ये रिश्ता कैसा है और उनके बीच की अब सारी दूरियां खत्म हो चुकी थी। मीनू आखिर में वो जादू करता है जो जादू छाबड़ा जी किया करते थे। वो यहाँ पर एक लड़की को हिप्नोटाइज करके बेहोश करना चाहता था, लेकिन ये जादू उसका फेल हो जाता है, इसलिए वो थोड़ा सा परेशान हो जाता है और उसके कमरे में थोड़ी देर के बाद छाबड़ा जी आते हैं। वो उससे कहते हैं कि उसे बधाई हो कि वो पहला चमत्कार करने में कामयाब हो चुका है, क्योंकि वो लोग फाइनल में पहुंच चुके थे। दूसरा जादू वो यहाँ पर बताते हैं कि उसे दिशा के लिए अपनी फैमिली को छोड़ना होगा, मतलब कि उसे इस फाइनल को हारना होगा, तभी दिशा की और उसकी शादी हो पाएगी। और ये मीनू के लिए एक बहुत बड़ा फैसला होने वाला था कि वो अपनी फैमिली को चुने या फिर दिशा को। ये सारी बात बाथरूम में बैठा हुआ लाली सुन लेता है, लेकिन फिलहाल तो वो ये बात किसी को भी नहीं बताता है। मीनू इन बातों को सुनकर काफी ज्यादा उदास रहने लगा था। वो भी इन बातों को किसी को भी नहीं बताता है और वो फैसला लेता है, इसलिए वो तुरंत ही अविनाश जी के पास कॉल करता है और उन्हें रिजी के बारे में बता देता है कि वो हमारी कॉलोनी का नहीं है। इसलिए अविनाश जी अगले ही दिन उसका घर तोड़वा देते हैं और उनसे कहते हैं कि मैं चाहता तो इस टीम को डिस्क्वालीफाई करवा सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि लोग चाहते हैं और मैं चाहता हूं कि तुम लोग इस फाइनल को खेले। लेकिन ये मैच तुम्हारा टूर्नामेंट का आखिरी मैच होगा। अगले टूर्नामेंट में तुम्हारी ये टीम इस टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं लेगी। और रिजी को भी इस घर से बेदखल कर देते हैं और टूर्नामेंट से भी हटवा देते हैं। सिकंदर्स टीम का आधा मैच तो यहीं पर खत्म हो चुका था, क्योंकि रिजी ही वो खिलाड़ी था जो कि उनकी टीम का नींव था। वही उस टीम को संभालता था और काफी सारे गोल किया करता था। आगे हम देखते हैं कि दिशा को मीनू की सारी बातें पता चल चुकी थी कि उसके फादर ने मीनू से क्या कहा, लेकिन वो यहाँ पर मीनू से कहती है कि उसे इस फाइनल को जीतना होगा, क्योंकि वो अगर उससे प्यार करता है तो उसे ये फाइनल जीतना ही होगा। लेकिन यहाँ पर मीनू से कहता है कि वो उससे प्यार करता है और उसे शादी करना चाहता है, इसलिए वो इस प्यार के लिए कुछ भी करेगा। फाइनल का मैच शुरू होने वाला था और रिजी के कारण प्रदीप जी डिप्रेस्ड हो चुके थे। वो फाइनल की मैच देखने के लिए जा ही नहीं पा रहे थे। थोड़ी देर के बाद गंगवाल उनके पास आता है और वो उन्हें एक ऑटोग्राफ बताता है। वो उनसे कहता है कि ये ऑटोग्राफ आपके भाई और आपका था, क्योंकि वो बचपन से ही उनका बहुत बड़ा फैन था। वो आप दोनों को ही बचपन से हीरो मानता आया है और कहता है कि भले ही मैं खेलने में अच्छा नहीं हूँ, लेकिन साइड लाइन पर मैं इसलिए खेलता हूँ ताकि खेलते खेलते मैं अपने हीरो को देख सकूं। और ये बात कहीं ना कहीं प्रदीप जी के अंदर जोश भर देता है और तुरंत ही वो फील्ड में उतर जाते हैं और अपने प्लेयर्स को मोटिवेट भी करते हैं। मैच शुरू हो जाता है और सामने वाली ओपोनेंट्स वाली टीम हमारे ऊपर बहुत भारी थी, लेकिन यहाँ पर हमारा एक खिलाड़ी उनकी साइड था और वो खिलाड़ी था मीनू, क्योंकि मीनू को तो ये मैच हारना ही था और अगर वो मैच ये हार जाता है तो दिशा से उसकी शादी हो जाएगी। इसलिए वो इस मैच में अपनी टीम के गोल ना करने के लिए टांग अड़ाता है। बाकी सारे खिलाड़ी इस मैच को जीतने के लिए जी जान झोंक देते हैं, यहाँ तक कि लाली तक। वो एक गोल को अपने मुंह से बचाता है। अच्छी बात तो ये है कि उसके मुंह पर कोई भी खरोच नहीं आती। हाँ, बस उसका एक दांत जरूर टूट गया था और लाली इस बात से बिल्कुल अनजान था कि उसका दांत टूट गया है। आगे साफ दिखता है कि मीनू टांग अड़ाने का काम कर रहा था, इसी वजह से एक गोल हो जाता है। जिसके बाद लाली गुरुजी और मीनू की सारी बातें सभी प्लेयर्स को बता देता है। यहाँ पर प्रदीप जी उसे चिल्लाने की बजाय उसे कहते हैं कि उसे ये बात बताई क्यों नहीं, क्योंकि उसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। तेरे लिए तो ये सारी ट्रॉफी कुर्बान है। और वो उससे ये भी कहते हैं कि उसके पिता को ये ट्रॉफी मिले या ना मिले, लेकिन उसके पिता ने तो मुझे पहले ही एक ट्रॉफी दे गए हैं और वो ट्रॉफी तू है। अभी पेनाल्टी किक मारने का मौका मिलता है और इस किक को मारने का मौका मीनू को दिया जाता है। वो उससे कहते हैं कि ये किक मीनू को ही मारना चाहिए, क्योंकि मीनू ही है जो इस किक को नहीं मार पाएगा और अगर वो नहीं मार पाएगा तो उसकी शादी दिशा से हो जाएगी। लेकिन ये सारी बातें मीनू के अंदर एक जोश पैदा कर देती है, जिसके बाद वो एक आइसक्रीम की छड़ से उसे हिप्नोटाइज करने की कोशिश करने लगता है, उसी तरह जिस तरह से जादूगर छाबड़ा जी अपने जादूगरी मैदान में उस जादू को यूज किया करते थे। और यही जादू मीनू भी यहाँ पर यूज करता है और आसानी से गोल कर देता है, जिससे कि 3-3 की बराबरी हो चुकी थी और 2 मिनट का फिर से टाइम दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर सामने वाली टीम बहुत ज्यादा भारी पड़ती है और सिकंदर्स के ऊपर एक गोल कर देती है, जिससे कि वो लोग ये मैच जीत चुके थे और सिकंदर्स इस मैच को हार चुके थे। लेकिन हारने के बाद भी सिकंदर्स इस मैच को जीत चुके थे, क्योंकि दर्शक ने उनके अंदर एक जोश पैदा कर दिया था। उन्होंने एक ऐसा सॉन्ग गाया जिससे कि सभी लोगों के रोंगटे खड़े हो गए थे और सभी लोग उनकी बहुत तारीफ भी करते हैं। अब आगे मीनू गुरुजी के पास जाता है और वो उनसे कहता है, मैं बस एक ही बात चाहता हूँ कि दिशा जिस लड़के से प्यार करे आप उसी से उसकी शादी करवाइएगा। फिर वो दिशा के पास जाता है, उसे वो 30 रुपए देता है और उससे कहता है कि वो उसके साथ हमेशा नहीं रहने वाला, इसलिए वो इन 30 रुपए से नीमच का नक्शा खरीद ले ताकि वो बार बार रास्ता न भूले।
और यहाँ पर वो दोनों एक हो जाते हैं। अब आगे सामने वाली टीम फाइनल जीत चुकी थी, ट्रॉफी को उठाते हैं, लेकिन इस बात से कोई भी खुश नहीं था, यहाँ तक कि उनकी टीम वाले भी। इसलिए वो माइक उठाता है और कहता है कि सामने वाली सिकंदर्स टीम उन्होंने बहुत ही अच्छा खेला। और ये बात वो कह ही रहा था कि तभी गंगवान आता है और उसके मुंह में एक मुक्का दे मारता है और उससे कहता है कि 1 मिनट अगर और मिल जाए तो वो बताएगा कि मैच किसे कहते हैं। और ये लड़का वही लड़का है जिसके सामने कोई जोर से चिल्ला दिया करता था तो वो फुटबॉल को वहीं पर छोड़ दिया करता था, लेकिन आज उसके अंदर एक ऐसी हिम्मत आ चुकी थी जो कि आगे भी उसे फुटबॉल खेलने के लिए प्रेरणा दी। सिकंदर्स मैच तो हार चुके थे, लेकिन वहां के सारे लोगों के दिल जीत लिए थे। अब आगे हम देखते हैं कि कहानी कई महीनों बाद शिफ्ट होती है, जहाँ पर सभी लोग मैच देख रहे होते हैं फुटबॉल का। और उस फुटबॉल मैच में हमारा राजीव भी था, क्योंकि अब वो एक बहुत अच्छा खिलाड़ी बन चुका था। थोड़ी देर के बाद प्रदीप जी वहां पर आते हैं और वो उनसे कहते हैं कि हम सिकंदर्स अब टूर्नामेंट नहीं खेलेंगे सिकंदर्स नाम से, क्योंकि अब हमारी टीम का नाम होगा जादूगर्स, क्योंकि हम मैच के साथ साथ दिल भी जीत लेते हैं। तो दोस्तों, जादूगर एक फैमिली इंटरटेनर फिल्म है जो आपका मनोरंजन करने में कोई कसर नहीं रखती। फिल्म के अंदर नए और ताजे रोमांच से भरी कहानी है जो कभी इमोशन तो कभी कॉमेडी में बदल जाती है। फिल्म में ऐसे ऐसे वन लाइनर है जो आपका दिल जीत लेंगे। फिल्म में जितेंद्र कुमार को लोग जादूगर मीनू कहकर पुकारते हैं। रियलिटी में हम कह सकते हैं कि जितेंद्र कुमार सच में एक जादूगर है जो अपनी एक्टिंग से सबका दिल जीत लेते हैं। आरुषि शर्मा यहाँ मीनू की प्रेमिका के किरदार में है और फिल्म में उनके एक्सप्रेशन से लेकर हाव भाव तक सब असली लगता है। इसके अलावा फिल्म में जावेद जाफरी भी है जो नीमच के फुटबॉल टीम के कोच बने हुए हैं। उन्होंने भी अपना 100% देने की पूरी कोशिश की है और वो सफल भी रहे हैं। यह एक लाजवाब फिल्म है जिसे आपको कम से कम एक बार तो जरूर देखनी चाहिए। और जादूगर में एक्टिंग की बात करें तो जितेंद्र कुमार ने अपना किरदार सही से निभाया है। वही मीनू के किरदार में जमते हैं और किरदार को अपने ही अंदाज में पेश भी करते हैं। फिल्म के डायरेक्टर ने कई मोर्चों पर रोमांचक बनाने की कोशिश की है और पूरा का पूरा फोकस मीनू पर ही रहता है। और यही बात सबको बहुत अच्छी भी लगती है, क्योंकि जितेंद्र कुमार को स्क्रीन पर कौन नहीं देखना चाहता है। तो दोस्तों, इसी के साथ ये एक्सप्लेनेशन यहीं पर खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही उस नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। साथ ही आप हमारे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट्स बॉक्स में मिल जाएगी। मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।